में। आज का टॉपिक है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और बाकी बचे हुए सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बात हो चुकी थी कि भाई क्लोरोफिल कितने प्रकार का है। बेसिकली दो प्रकार के हमने बताए थे। नहीं, क्लोरोफिल के मुख्य क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जो प्लांट्स में देखने को ज्यादातर मिलते हैं। लेकिन क्या क्लोरोफिल उतने ही प्रकार के होते हैं? नहीं साथियों। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल के बारे में, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल बात करें, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स। देयर आर 8 टाइप ऑफ क्लोरोफिल। जैसे ही 8 टाइप कहा जाएगा तो आप कहेंगे कि सर फिर कितने कौन कौन से होते हैं? देखो, 3 भागों में बांट लिया गया, 3 भागों में से बांट लिया गया। कैसे बांटोगे? ऐसे करो, एक तो नॉर्मल क्लोरोफिल कर लो, नॉर्मल क्लोरोफिल ही कर लो। एक तो नॉर्मल क्लोरोफिल जो आता ही हम लोग देखते हैं प्लांट्स में, क्लोरोफिल। तो नॉर्मल क्लोरोफिल भी तो केवल ए बी नहीं होता, ए बी सी डी और ई, 5 प्रकार के तो ये खुद है। 5 प्रकार के तो ये खुद ही हैं ये लोग। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई, ये 5 टाइप के ये हो गए। एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, 2 बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होगा, 2 बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा, ए और बी, 2 बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी आ जाएंगे। भाई बैक्टीरिया में भी तो पाया जाएगा क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल तो BCHL ए, BCHL बी, ठीक है, 2 होंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो अब कितने हो गए? 7। एक होगा अपना पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाने वाला बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन, ठीक है, फाउंड इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फाउंड इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये 3। कभी क्वेश्चन तो इससे ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा तो आपको कहेगा कि 200 वर्ड्स में लिखिए, क्लोरोफिल को डिस्क्राइब करिए। कैसे करेंगे? ये सारी चीजें आपको 200 वर्ड्स तक ले जाएंगी, ठीक है। और साथ में पूरा जो कॉपी दी जाएगी आपको, उस कॉपी में बच्चों कोशिश करेंगे कि लास्ट तक जो कोई पेज खाली ना बचे, कोई पेज खाली ना बचे। जैसे मान लो कि एक पेज के लिए दिया गया है, एक क्वेश्चन के 2 पेज दिया गया है, तो आप लोग 1.5 पेज में ना करें, पूरा 2 पेज तक कर लें, या 1 पेज में ना कर लें, पूरे 2 पेज में करें। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? निधि, प्राची, सौम्या, शिवानी, सबको क्लियर है ना? ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ ना, अगर आवाज पहुंच रही है तो ठीक है। तो क्यों ऐसा मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों करना चाहिए हम लोगों को? ऐसा इसलिए करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जामिनर ना एक माइंडसेट होता है, आप ही कॉपी जांचोगे, 200 शब्द जोड़ के चला होगा कि 1.5 पेज से ज्यादा अगर होगा तो 200 शब्द हो जाएगा। अगर आपने कम किया तो फिर वो लेंगे नहीं, मान लेंगे कम ही लिखा है इसने। और कैसे बढ़ेगा? फिगर से हमारा ड्यूरेशन या लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है, पेज कवर अप ज्यादा होता है। आइए अब हम हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? यहां तक सभी का हो गया? देख विद्यार्थी, इसको हटाते हैं, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा? बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन पाया जाएगा। ओके प्राची, चलिए स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ देखो विद्यार्थियों, यदुराज समझ में आ रहा है? आवाज क्लियर सुनाई दे रही बाबू? गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ये दूसरी स्लाइड है यदुराज, ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है, टेक द स्क्रीनशॉट।
सॉरी, या नॉट ऑडिबल, बताओ। पहली बार हुआ है? क्या क्या चीज? एक सेकंड बाबू, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रुक जाना। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे हो? वेट वेट वेट, एक वेट 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 वेट, आपकी आवाज़ तो बहुत सुंदर आ रही है, लेकिन मुझे उतनी सुंदर आवाज़ की ज़रूरत नहीं है ना, सुनाई देना चाहिए मुझे। अब बोलो। हाँ चलो रहने दो, बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत कर चुके हैं तो बाद में बात कर ले रहे, ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। आओ बच्चा, मेरी आवाज़ तो क्लियर पहुंच रही है ना यदुराज? हाँ तो तुम मुझे कॉल कर लेना, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई 5 हो गए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल 2 हो गया, फिर बैक्टीरियो विरिडिन जो पाया जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। अब हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बारे में। देखो बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने फाइटॉल चेन्स पाई जाती हैं, एक फाइटॉल चेन पाया जाएगा। देखो ऐसे आप लोग सेंटर में मैग्नीशियम बना लीजिएगा, सेंटर में क्या बना लेंगे आप लोग? मैग्नीशियम बना लीजिएगा। ये मैग्नीशियम कोऑर्डिनेट बांड से जुड़ा रहता है, कोऑर्डिनेट बांड से जुड़ा रहता है, ठीक है। किससे जुड़ा रहता है? ऐसे बनाएंगे आप लोग, वेरी गुड, ऐसे बना लो। ठीक है, इसको थोड़ा हटा दें, ऐसे बना लो, ऐसे जोड़ लेना, ऐसे बना लो। यहाँ पर एक और रिंग हो जाएगी, यहाँ पे एक और रिंग पाई जाएगी, साइक्लोपेंटेनोन रिंग, साइक्लोपेंटेनोन रिंग, ठीक है। पहले ये बना लो आप लोग, फिर उसके बाद फिलिंग करा देते हैं। 1 2, ये 3 और ये 4, ठीक है बच्चा, बना लो, फिर हम इसे फिल करा देते हैं। बन गया सबका, आगे चलें। पूछ तो ऐसे देता हूँ जैसे जादू है, हैं? आप लोग भी ऐसे ही पूछोगे जब टीचर बन जाओगे। हाँ यदुराज अब बोलो, क्या तुम कुछ कह रहे थे बालक? क्या पता कुछ ठीक हो गई हो प्रॉब्लम, बना लो। देखो ये जो चौथा रिंग, इसको कहते हैं, ये जो रिंग है इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेनोन रिंग, साइक्लोपेंटेनोन रिंग, ठीक है। ये है क्या? साइक्लोपेंटेनोन रिंग है, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन रिंग, ओके। हाँ जो चौथा वो है उससे लगा रहता है एक फाइटॉल चेन, उससे लगा रहता है फाइटॉल चेन,
कितने कार्बन का होता है? लगभग 19 कार्बन का बना होता है, लगभग 19 कार्बन का बना होता है। देखो ऐसे बना लेना आप लोग, एक सी कैसे किया ये, मैंने इसको 1 काउंट किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, ऐसे करके बनाना है आप लोगों को। ये कितने कार्बन का होगा? तो 19 कार्बन का होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, प्राची, निधि, सौम्या, शिवानी, यदु, ठीक है। ये क्या चीज है? ये है फाइटॉल चेन। ये क्या चीज है? फाइटॉल चेन है। और इसके बाद तीसरे नंबर कार्बन पे, तीसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है एक अपने ऑक्सीजन, एक अपने ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर के बारे में तो बहुत नहीं पूछा, लेकिन ये चेन के बारे में पूछा है, चेन के बारे में पूछा है। लास्ट में क्या हो जाता है? CH3, लास्ट में क्या हो जाता है? CH3 हो जाता है। ये क्या है? ये है फाइटॉल चेन। क्या काम करेगा? फाइटॉल चेन। अभी लिखवा दे रहे हैं सारा काम। अच्छा, ये चारों क्या है? ये चारों क्या है? ये क्या है चीज है? पायरोल रिंग। चारों ये क्या है निधि, प्राची? ये जो नाइट्रोजन से बना हुआ रिंग है उसे क्या कहते हैं? पायरोल रिंग। क्या है ये? पायरोल रिंग है। ओके, पायरोल रिंग। ये है पायरोल रिंग। बेसिकली क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब करने का, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम तो ये करेगा। मैंने कल उस दिन बताया था ना कि D1 D2 प्रोटीन होते हैं जो थर्मोलेबाइल होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं इसको मेम्ब्रेन से, इसको मेम्ब्रेन से। तो वास्तव में इसका काम क्या है? इसका काम है लिंकिंग करने का मेम्ब्रेन के साथ। थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के साथ लिंक करने का काम कौन करेगा? फाइटॉल चेन। फाइटॉल चेन वास्तव में देखो, अगर मेरा हाथ जो है, अगर ये मेरा हाथ थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसी में D1 D2 प्रोटीन पाया जाएगा, यहीं पर D1 D2 प्रोटीन पाया जाएगा। और ये देखो, और ये क्या है? अगर फाइटॉल चेन मान लिया जाए, तो ये अगर ये फ्लूइड को, अगर इसे हम लोग फाइटॉल चेन मान लें, तो ये ऐसे लटका रहेगा, ये ऐसे लटका रहेगा। और ये क्या है? ये जो नीचे वाला है, ये अगर देखा जाए, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है अपना रिंग, पायरोल रिंग। इसका क्या काम है? यही एब्जॉर्ब करेगा। यही क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। लेकिन थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन से कौन जोड़ के रखेगा? फाइटॉल चेन। स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? ये बता दो मेरे वतन के लोगों, आगे समझ में आप सबको? चलें आगे, चलो। चलो, इसमें आप लोगों को कई बार यह भी पूछ सकता है कि मैग्नीशियम आयन कैसे जुड़ाता है? कोऑर्डिनेट बांड से जुड़ाता है। किस चीजें का एक्सप्लेनेशन लिख लो कि इन क्लोरोफिल। अच्छा हाँ बच्चों, एक चीज यहां देखो, यहां पर अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए है। लेकिन अगर यहां पर, अगर यहां पर CHO ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा क्लोरोफिल बी। CH3 को हटा के CHO ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा क्लोरोफिल बी। ये स्ट्रक्चर्स क्लियर रहना चाहिए, नोट कर लीजिए। क्लोरोफिल is made up of 4 pyrrole rings, 4 pyrrole rings, and 4 pyrrole rings. In the center, magnesium ion is present and associated with किससे एसोसिएट हो गए? मैग्नीशियम आयन इज प्रेजेंट एंड एसोसिएटेड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। The third pyrrole ring contain extra ring which is known as cyclopentanone ring। इसी में ऐसे लिख लेना,
The third pyrrole ring, has an extra ring known as cyclopentanone ring. साइक्लोपेंटेनोन रिंग, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन रिंग। बात करें द फोर्थ रिंग, बेसिकली पायरोल रिंग contain 19 carbon long chain called as phytol chain. Phytol chain is responsible, या यहीं लिख लो, which is responsible for the attachment with the thylakoid membrane. अटैचमेंट विद द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। आप लोगों ने झूमर देखा है, प्राचीस, सैंडेलियर कहते हैं, झूमर देखा है आप लोगों ने? तो नहीं देखा झूमर? तो जस्ट लाइक झूमर, अब इस दिन दीपक पूछ रहे थे, दीपक आप लोगों की क्लास में है, तो वो पूछ रहे थे कि सर उनको यह पता है कि भाई जो जुड़ा रहता है क्या होता है, हमेशा लगा रहता है किससे, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन से। देखिए लगा रहता है, झूमर हमेशा लगा रहता है, लेकिन क्या वो पर मेम्ब्रेन का हिस्सा है? क्या वो छत का हिस्सा है? नहीं, वो छत का हिस्सा नहीं, लगा जरूर रहता है, डेफिनेटली वो लगा है, लेकिन किससे लगा हुआ है? जस्ट लाइक झूमर हमेशा अटैच नहीं, कुंडी से अटैच किया जाता है उसे, कुंडी और किससे अटैच किया जाता है? चेन बना के उससे अटैच किया जाता है। तो ये अटैचमेंट के लिए ये है, और D1 D2 प्रोटीन उसको अटैच करके रखते हैं किससे? मेम्ब्रेन से। तो क्वेश्चन कई बार कैसे आ सकता है, आप लोग क्या मानेंगे कि वह अटैच रहता है। कौन अटैच रहता है? क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वह अटैच रहता है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन से along with the help of phytol chain। अच्छा जरा आप लोग बताओ, आप लोगों ने तो पढ़ा है, क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला बता दो बिना देखे। C55H72 5N4 Mg, ठीक है, ये तो हम ही ने बता दिया गलती से, अब आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। क्लोरोफिल बी C55H70, बोलो, हाँ H70, ठीक है, H72O6N5 Mg, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अपने कोर्स में ना बहुत टिपिकल क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेकिन जब लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव आएगा ना, ये सारी चीजें चार चांद लगा देंगे आपकी नोट्स में। आइए, अच्छा एक तो हुआ पिगमेंट, क्या सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट ही पाया जाता है? नहीं साथियों, इसके साथ साथ कुछ और भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कुछ कैरोटिनॉइड्स भी पाए जाते हैं, एक हेडिंग लिखो, कैरोटिनॉइड पिगमेंट। क्या कह रहे हो बच्चा? आज O6N4 Mg, हाँ 17 है, 70 कहां पर? क्लोरोफिल बी में क्या लिखा गया है?
ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो, बात क्या कर रहे थे, कैरोटिनॉइड पिगमेंट के बारे में। कैरोटिनॉइड पिगमेंट, हेडिंग डालो कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड पिगमेंट, कैरोटिनॉइड पिगमेंट, ठीक है। अच्छा, कैरोटिनॉइड पिगमेंट के बारे में आप लोगों का बड़ा विचार मिलेगा। आप लोगों ने कहाँ देखा है कैरोटिनॉइड पिगमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कभी देखा है आप लोगों ने? कैरोटिनॉइड पिगमेंट देखा है आप लोगों ने? कहाँ पाए जाते हैं कैरोटिनॉइड? अच्छा, बीटा कैरोटीन वगैरह पता है? टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में, ठीक, टमाटर वगैरह में सबसे ज्यादा यही लोग पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा यही लोग पाए जाते हैं। चलो आगे, अब कहानी की शुरुआत आगे। साथियों, कैरोटिनॉइड पिगमेंट बेसिकली क्या होते हैं, ऑरेंज येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। दे आर दी ऑरेंज येलो कलर पिगमेंट, ऑरेंज येलो कलर पिगमेंट, ऑरेंज येलो पिगमेंट, येलो कलर पिगमेंट। एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है यहीं पे, क्लोरोफिल से क्वेश्चन आया था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किस रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। तो बेसिकली वो ब्लू से रेड लाइट में, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, वो एनएम नहीं पूछा था, उसने पूछा था किस कौन से कलर का एब्जॉर्ब करते हैं, तो ब्लू और रेड लाइट को, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नोट कर लो, यहीं पे मैं स्टार लाके नोट करा दूं, ठीक है। प्राची, बाकी सारे विद्यार्थी ये लिखो, क्लोरोफिल, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, आप लोगों की कॉपी में नीचे जगह होगी, हमारे में यहीं पे जगह है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड कलर पिगमेंट। रेड कलर ऑफ लाइट, ठीक है, रेड कलर लाइट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए स्टार लग गया। जो चीजें स्टार लगी हुई ये समझ के आइए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे जब भी क्लोरोफिल पूछेगा तो आप इसकी पिगमेंट पूछेगा तो ये बनाएंगे, कैरोटिनॉइड भी बनाएंगे। और केवल क्लोरोफिल पूछेगा तो इसकी चर्चा करेंगे, ये भी स्टार लगा के अलग से बताएंगे। और फिर बताएंगे कि भाई पायरॉल रिंग का, फाइटोल चेन का क्या फंक्शन होता है। आगे, कैरोटिनॉइड पिगमेंट क्या है, येलो, ऑरेंज येलो कलर के पिगमेंट होते हैं, ऑरेंज येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। इसके साथ ही अगर यह पिगमेंट की बात करें तो ये बने होते हैं 40 कार्बन कंपाउंड से। 40 carbon compound, they are made up of 40 कार्बन कंपाउंड। ब्रैकेट में लिखिएगा। अब वो 40 कैसे हुआ, 5 आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं, 8 आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं। दैट इज 8 आइसोप्रीन यूनिट्स, आइसोप्रीन यूनिट्स, 8 आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं। और हर एक आइसोप्रीन यूनिट 5 कार्बन का होता है, हर एक आइसोप्रीन यूनिट 5 कार्बन का होता है। तो 5 8 40, क्लियर है, 5 8 40। हर एक आइसोप्रीन यूनिट कितने कार्बन का होता है, कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का होगा, ठीक है। कितने कार्बन होगा, 5 कार्बन का होता है। जरा सा स्ट्रक्चर बना दें आपको आइसोप्रीन का, ये देख लो, 1 2 3 हो गया इसका, ठीक है। एक CH3, एक CH3 डाल दो, 3 कितने हो गए, ये 3 3 6 हो जा रहे हैं क्या, हटा दो इसको, हटा दो, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक। आइसोप्रीन का और कलर कर, और जरा इसको क्लियर कर लेना, इसको क्लियर कर लेना, हालांकि कभी पूछा नहीं। हाँ बेटा बोलो, बोल। आइसोप्रीन 40 कार्बन कंपाउंड, तो 40, अच्छा 14C कर लो, 40 कार्बन कंपाउंड, 40 कार्बन कंपाउंड।
इसको ऐसे बना लो, अगर हम आइसोप्रीन की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CCH3, CCH3, हाँ ठीक तो है, डबल बॉन्ड CCH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये है आइसोप्रीन। 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन का है ना बच्चा, ये 5 कार्बन का है आइसोप्रीन है, ये क्या है 5 कार्बन का आइसोप्रीन है। इसी के 8 बार जुड़ने से बनता है हमारा कैरोटीनॉइड, इसी के 8 बार जुड़ने से बनता है हमारा कैरोटीनॉइड बनता है। अच्छा कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इसके बारे में, कैरोटीनॉइड में भी आप 2 टाइप्स, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स may be of 2 टाइप्स, ठीक है, मे बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होगा जेंथोफिल, दूसरा होगा बीटा कैरोटीन या कैरोटीन। एक होगा जेंथोफिल, ए जेंथोफिल, बी कैरोटीन, कैरोटीन। एक जेंथोफिल होगा, एक कैरोटीन होगा। दो कैरोटीनॉइड पिगमेंट दो चीज से बने होते हैं, एक जेंथोफिल होगा, एक कैरोटीन होगा, ठीक है। चला जाए देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ नहीं साथियों, बस एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, 2 स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। अब इसमें 40 कार्बन जोड़ना है, 40 कार्बन जोड़ना है, कितने कार्बन, 40 कार्बन जोड़ेंगे। तो यहां से देखो 1920, ऐसे करके यहां तक ले आइए, इसके बाद फिर ऐसे जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए, सिंपल है, सिंपल है। कलर सेम कर लेना, कलर सेम कर लेना, कलर सेम कर लेना, ठीक। आइसोप्रीन और जेंथोफिल और कैरोटीन में एक ही फर्क होता है, इसकी चेन, जेंथोफिल की चेन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी पाया जाता है, जबकि कैरोटीन की चेन में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। नोट कर लो, सेम ही स्ट्रक्चर है, दोनों का ऊपर भी नीचे दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर है। फर्क क्या है, जेंथोफिल जेंथोफिल contain carbon, hydrogen and oxygen in their molecular structures, in their molecular structures, in their molecular structure, while carotene only contains carbon and hydrogen, only contains carbon and hydrogen, while carotene only contains carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, while carotene only contains carbon and hydrogen, ठीक, नोट कर लो। हो गया, आगे चलें स्टूडेंट्स, चलें, चलो भैया सारे बच्चे, प्राची, निधि, सौम्या, शिवानी, क्लियर है, आगे चलें। चल बेटा, अब अगला, अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस कंपाउंड से हो गया क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है और नहीं आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आने वाले, ठीक है। क्यों, मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, कुछ छूटा नहीं बच्चा, कुछ छूटा ही नहीं है। और खैर बनाने को तो कोई कुछ भी बना दे, लेकिन जो अब तक के ट्रेंड चला आ रहा है उससे ज्यादा कुछ आया नहीं है, नहीं आएगा, इससे ज्यादा आप लोग ना सोचें, क्योंकि आप लोगों को बहुत लंबा सिलेबस कवर अप करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला जो हमारा आर्मिल है वो है, हाँ बेटा,
क्या भाई, बोलो बोलो। हाँ हाँ, वहां पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। क्यों? नहीं, अच्छा, जहाँ जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो वहां पर, अब इसके बारे में यार सोच के बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। अगर मान लो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो कितना यूटिलाइज किया इस पे भी डिपेंड करेगा। मान लो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो कहीं थर्मोलेबाइल ना कर दे, डिग्रेड ना कर दे, ये भी तो है। बात तुम सही कह रहे हो। आप यही कह रहा चाह रहे हो ना कि सर मान लीजिए जहाँ ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पे कहीं ज्यादा रेट ऑफ यील्ड भी ज्यादा होनी, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होनी चाहिए। गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में क्या होगा, बहुत तेज लाइट आ गई, बहुत तेज का मतलब ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आ गई, एब्जॉर्प्शन तो बढ़ गया। लेकिन एक लिमिट के बाद सारा का सारा क्लोरोफिल इंगेज हो गया, सारा का सारा क्लोरोफिल इंगेज हो गया, तब क्या होगा? इंगेज हो जाने से क्या होगा? जब सब इंगेज हो जाएंगे तो फिर फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ेगी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, शुरुआत में कुछ हद तक तो बढ़ेगा लेकिन बाद में वो प्लेट्यू आ जाएगा। आप ये देखो, एब्जॉर्प्शन का, अगर हम मान लो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का यील्ड बना दें, ये ग्राफ बनाएं, इससे बना दें ग्राफ यील्ड से, फोटोसिंथेटिक यील्ड से या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से, ज्यादा होगा तो जैसा होगा। ठीक है युवराज, समझ में आ रहा है? आप पूछे हो तो हाँ नो कुछ बोलो। अच्छा देखो, शुरुआत में चलो ठीक है बढ़ रहा था, शुरुआत में क्लोरोफिल खाली थे, क्लोरोफिल खाली थे तो तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन एक समय तो आएगा ना कि जब सारे क्लोरोफिल बिजी हो जाएंगे, सारे क्लोरोफिल बिजी हो जाएंगे तो प्लेट्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लेट्यू आ जाएगा। अभी भी नहीं माने तुम, अब और तेज लाइट देने लगे और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाह रहे हो तो अब नहीं बढ़ेगा। अब इसके बाद स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज ड्रॉप हो जाएगा, इसके बाद स्टोमेटा क्लोज में ड्रॉप होगा। ठीक है, स्टोमेटा क्लोज होंगे ड्रॉप होगा। अगर स्टोमेटा क्लोज नहीं हुए तो थर्मोलेबाइल प्रोटीन D1 एंड D2 डिग्रेड कर जाएगा, और D1 एंड D2 डिग्रेड करने से क्या होगा, अब वो मेम्ब्रेन छोड़ देंगे, मेम्ब्रेन छोड़ देगा तो अब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा। क्लियर? यही पूछ रहे, क्वेश्चन का जवाब यही, आपको समझ में आ गया ना प्रश्न? सभी लोगों को समझ में आ गया, प्राची बाकी सभी विद्यार्थी हमारे? क्यों निधि, समझ में आया सौम्या? ठीक, चल अब अगला, अब अगला अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तुम लोग भी क्या क्या पूछते रहते हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे प्रश्न अच्छा था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, CULAM। बच्चों इसे ER के नाम से जाना जाता है, इसे ER के नाम से जाना जाता है। कभी भी तुम लोग सेल आर्निल या किसी भी आर्निल की व्याख्या करना, प्रयास करना कि उसकी जो पहली लाइन हो वो लिखा देना कि किसने डिस्कवर किया था, किसने सबसे पहली बार इसे देखा था। तो तुम लोगों ने हेयर कलर, हेयर डाई का नाम सुना होगा, गार्नियर, सुना है गार्नियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इसे फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, ऑब्जर्व बाय गार्नियर। ठीक है, किसने ऑब्जर्व किया था? गार्नियर साहब ने किया था, इनका डाई से कोई संबंध नहीं। ठीक है, गार्नियर ने ऑब्जर्व किया था। और नाम क्या दिया था इसका? नाम अर्गोप्लाज्म दिया था, अर्गेस्ट्रोप्लाज्म, अर्गेस्ट्रोप्लाज्म, एंड नेम्ड इट, नेम्ड इट एज अर्गेस्ट्रोप्लाज्म, अर्गेस्ट्रो, अर्गेस्ट्रोप्लाज्म, अर्गेस्ट्रोप्लाज्म। क्या नाम दिया इसे? अर्गेस्ट्रोप्लाज्म नाम दिया। ओके, फिर क्या हुआ? फिर वही अपने आ गए KR पोर्टर साहब, पोर्टर एंड फुलमैन आ गए। पोर्टर एंड फुलमैन ने इसे कोशिका द्रव में देखा। पोर्टर, पोर्टर का फुल फॉर्म KR पोर्टर था। तो पोर्टर एंड फुलमैन, फुलमैन ऑब्जर्व्ड दिस इन साइटोप्लाज्म,
cytoplasm and observed this in cytoplasm and named it endoplasmic reticulum हाँ यहाँ पे ER लिखा हुआ है, एक बार आप पूरा लिखेंगे ER, फिर उसके बाद से शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग स्टूडेंट्स को भी साथ भी करिएगा, जब भी आप लोग शॉर्टकट या शॉर्ट नेम लिखते होंगे, आप लोगों को बताया भी गया होगा आपको टीचर्स द्वारा, तो एक बार पूरा नाम अगर आप लिख देते हैं तो बार बार आप शॉर्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पेज पे एक बार तो पूरा होना चाहिए। ठीक, ये बात विशेष तरह से ध्यान दें आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, आप लोग गौर कर रहे हो, अब शिक्षा मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका पैटर्न बदल रहा है। पहले केवल ऑब्जेक्टिव से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले ऑब्जेक्टिव देंगे, फिर आप लोग डिस्क्रिप्टिव देंगे, फिर आप लोग इंटरव्यू देंगे, हो रहा है ना, 3 स्टेप में हो गया है अब। हाँ ना, कुछ बोलो भाई, मेरा भी हौसला बढ़ता है आपसे बात करके। नहीं हुआ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग आगे, अब बात करेंगे आगे। केयर पोर्टर ने फुल मैन ने दिया, अब क्या कहा इन्होंने क्या कहा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द सेल ऑर्गेनेल made up of multiple structures, या many structures like, क्या क्या से many structures like, देखो इसमें पाया जाएगा ट्यूब्यूल, and like tubule vesicle, and like tubule, तो सही रहेगा, tubule, vesicle and cisternae, ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड सिस्टर्नी किसका बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीजों का बना होता है, ट्यूब्यूल का, वेसिकल का और सिस्टर्नी का। ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड सिस्टर्नी क्या काम करेगा और कहां से कहां पाया जाएगा, जनरली ये लोग नोट कर लो इसे, कहां से कहां पाया, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, ठीक है, पेज आप लोगों ने लिख लिया था ना, लिख लो फिर बोलो। हो गया, चलिए। जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। ऐसे देखो, अगर हम कोई पूछे कैसे कैसे डिस्क्राइब करोगे इसको, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली यहां से लेकर के यहां तक फैला रहता है, यहां से लेकर के यहां तक फैला रहता है। कैसा दिखता होगा, कैसा ये दिखता होगा, देखो साथियों, कई बार वेसिकल्स भी यहाँ पाई जाती है, कई बार वेसिकल भी आते हैं, इसी को कहते हैं वेसिकल। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो दिखाई दे रहा है, यही है ट्यूब्यूल, यही है ट्यूब्यूल। ये थोड़ा सा इलांगेटेड भी होता है बाय द वे, हमने छोटा सा बनाया, कोई दिक्कत नहीं, ट्यूब्यूल हो सकता है। और ये जो चपटा चपटा सा दिखाई दे रहा है, ये है सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी। फिगर बना लीजिए, लिख लीजिएगा ये पॉइंट कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस पेज पे लिखा नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे ही तुम लोग लिखोगे ना, पूछेंगे लोग कि फंक्शन ऑफ सिस्टर्नी या सिस्टर्नी हेडिंग डाल के कर लेंगे अपन। यहाँ पे सिस्टर्नी डाल लो। सिस्टर्नी का क्या काम है? एक्चुअली ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, चपटा वाला स्ट्रक्चर, ऐसे है चपटा सा स्ट्रक्चर। तुम लोगों ने बच्चों के गुब्बारे देखा है? बच्चों वाले गुब्बारे देखा है? बच्चों वाले गुब्बारे क्या, गुब्बारे तो गुब्बारे होते, बच्चे है बड़ा, ठीक है। ऐसा बोल रहा हूं जैसे बड़ों का कोई अलग गुब्बारा आता है, नहीं नहीं, गुब्बारा देखा है। अगर आप लोगों ने गुब्बारा देखा होगा तो उसका कई बार हैंडल भी गुब्बारे का ही बना होता है, रबर उसी का बना होता है, हैंडल भी फुलाया जाता है, नहीं पढ़ते हैं सब? कैसे दिखाऊं मैं? देखा आप लोगों ने कि नहीं? एक गुब्बारा होता है और गुब्बारे के नीचे भी गुब्बारा ही होता है, पतला सा गुब्बारा भी, तो पतला सा। कई बार वो गुब्बारा ऊपर वाला फूट जाता है, तो वो जो नीचे वाला चर चर बच्चे ऐसे ऐसे बजाते हैं, ठीक है। अब हमारा बच्चा नहीं है इसमें, नहीं तो मैं आपको दिखाता, वो ले आता चर चर करता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो गुब्बारे का हैंडल है वैसे ही संरचना सिस्टर्नी की होती है, वैसे ही संरचना सिस्टर्नी की होती है। लचीला होता है और रबर जैसा दिखता है, लचीला होता है रबर जैसा दिखता है। आइए दिखाएं, ये देखो सिस्टर्नी कैसी दिखेगी। ऐसा नहीं देखते हो? ध्यान दिए होगे तो ऐसे ही गुब्बारा होता है, ऐसे हैंडल में लेके बच्चे पटकते चलते हैं, ठीक है। 10 रुपया खराब करते हैं ऐसे। एनीवे, सिस्टर्नी क्या काम करेगा? यह वहां पाई जाएगी जहां, उन सेल्स में पाई जाएगी जहां प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस की जहां पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सिस्टर्नी found in all those cells where, cisternae found in all those cells where protein synthesis occur, प्रोटीन सिंथेसिस occur। अच्छा, जहां प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा वहां पे क्या होगा? पाया जाएगा लेकिन बहुत रिड्यूस मात्रा में, या संख्या कम हो जाएगी। पाया जाएगा लेकिन बहुत रिड्यूस संख्या में, बहुत छोटी साइज का भी पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या सभी सेल को हर समय प्रोटीन बनाने की आवश्यकता होती है? नहीं साथियों, हर समय बताने की जरूरत नहीं, क्या है प्रोटीन की, ठीक है। सिस्टर्नी। अच्छा, बात करेंगे हम लोग ट्यूब्यूल्स की, बात करेंगे हम लोग ट्यूब्यूल्स की। बात करेंगे हम लोग ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखो, दो सिस्टर्नी के बीच में पाया जाएगा। ये देखो, ये क्या है? ट्यूब्यूल है। ये क्या है? बीच वाला ट्यूब्यूल है। फाउंड इन बिटवीन टू सिस्टर्नी, फाउंड इन बिटवीन टू सिस्टर्नी। क्यों? शिवानी, निधि, प्राची, ये समझ में आ रहा है ना? मैं इसलिए पूछता हूँ कि केवल ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन क्लास में बोर होकर सो रहे हो, जाग रहे हो ना, कहीं एनर्जी में कम तो नहीं है मेरी या आप में, ठीक है ना। यदुराज तो हमारे पुराने विद्यार्थी। क्यों यदुराज, समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चल आओ, ठीक है। ट्यूब्यूल, अब ट्यूब्यूल को जरा सा और इलांगेट करके देखो, वास्तव में ट्यूब्यूल दिखता क्या है, थोड़ा सा और जूम करके दिखाएं तो ऐसे ही तो दिखेगा ये ट्यूब्यूल। मतलब ट्यूब्यूल पे ज्यादा जोर दिया गया है, ट्यूब्यूल पे ज्यादा जोर दिया गया है। बाकी सिस्टर्नी को हम लोगों ने छोटा छोटा बना दिया, ट्यूब्यूल पे ज्यादा जोर दिया गया, ट्यूब्यूल पे ज्यादा। तो फाउंड लिख लो यहाँ पे, फाउंड इन बिटवीन टू सिस्टर्नी, फाउंड इन बिटवीन टू सिस्टर्नी। क्या करता है ट्यूब्यूल का? क्या काम? एक तो कनेक्ट करके रखता है, एक तो कनेक्ट कर देता है, लेकिन इससे ज्यादा यह रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेरॉयड के निर्माण में, स्टेरॉयड के निर्माण में। ट्यूब्यूल प्ले, प्ले मत कहो, कोई रोल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पाया जाता है। ट्यूब्यूल इन दो
where higher amount of cholesterol and steroid formation occur. Higher amount of cholesterol and steroid occur. ठीक है, दो में पाया जाएगा, उन कोशिकाओं में बहुत ज्यादा पाया जाता है जहां पर कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड अकर होते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा नहीं गया है। तो आप कहेंगे सर फिर इंपॉर्टेंट कैसे? अरे भाई कुछ चीजें पढ़ते पढ़ते भी लगता है ना कि ये इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, नहीं, उसका जो ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है वह रिलेटेड है कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड के फॉर्मेशन से। ठीक है, हायर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड फॉर्मेशन अकर। कई बार अगर मेरे शब्द में भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दिया करो कि सर वहां पे फॉर्मेशन लिखना बचा रह गया है। ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते बेटा दिमाग आगे चल जाता है और हाथ पीछे रह जाता है ना। ये सबके साथ होता है कि आदमी आगे बोल देता है लेकिन सब छूट जाता होगा। बता दिया करिए हमें, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड फॉर्मेशन अकर। अब बात करेंगे हम वेसिकल्स की, बात करेंगे हम लोग वेसिकल्स की। नोट कर लीजिए, फिर वेसिकल बारे में चर्चा करें। ये वेसिकल, ये जो वेसिकल्स हैं लगभग पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती हैं। काम क्या करते हैं? वही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस में रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। तो तीन हिस्से हुए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तीन हिस्से हुए, वेसिकल हुआ, सिस्टर्नी हुआ, ट्यूब्यूल हुआ। मेरे साथ साथ कॉपी किताब बंद कर लो थोड़ा, अब मेरे साथ साथ ना आंख बंद करके सोच लो कि तीन हिस्से हुए, पहला हिस्सा हुआ सिस्टर्नी, दूसरा हिस्सा हुआ ट्यूब्यूल और तीसरा हिस्सा हुआ वेसिकल। सिस्टर्नी काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, चपटे जैसा स्ट्रक्चर है इसका। और काम क्या करेगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, जहां पे ज्यादा पाई जाएंगी प्रोटीन सिंथेसिस, जहां जरूरत ज्यादा होगी। अच्छा, ट्यूब्यूल का क्या काम है? ट्यूब्यूल का काम है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड का। मैं आंख बंद किया, आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग आंख बंद करिए भाई, मैं देख रहा हूँ आपके मोबाइल में। ठीक है, तो आंख बंद करके देखो तो वहां पहुंच जाओगे तुम लोग। ट्यूब्यूल का काम है बेसिकली उन जगहों पे पाया जाना जहां पे कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में हो रहा है। ठीक, वेसिकल का काम है, वेसिकल प्रोटीन सिंथेसिस से ही संबंधित है, परंतु छोटे छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ये पूरे साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। उम्मीद करता हूं ये याद हो गया होगा आपको। मैं देखो सचमुच हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बड़ा उत्साह है भाई इसको लेकर के। मैं चाहता हूँ सिलेक्शन हो, खत्म करो इसे तुम लोग। ठीक है, टीचर बनो, जल्दी आओ, शिक्षक कम है धरती पर। अगला, इसी में वेसिकल हेडिंग डालो, वेसिकल तीसरा छूटा हुआ है ना, ए बी सी डाल दो, ये वेसिकल। वेसिकल दे आर small globular structures. They are small globular structure scattered in all over cytoplasm. Scattered in the plasma membrane. Yeah, cytoplasm. So, scattered in. They are क्या होते हैं? Related to photosynthesis. Related to protein synthesis. ठीक है? Protein synthesis. ठीक है? Related to protein synthesis. Related to protein synthesis. Related to protein synthesis. हो गया? एक सेकंड, ठीक है ना? क्लियर आ रही सबको आवाज? चलो बेटा, अब आगे
रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ चीजें और पूछेगा है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसको किसने खोजा था, किसने खोजा था इसे, गार्नियर। सबसे पहले गार्नियर ने खोजा और नाम दिया अर्गेस्टोप्लाज्म, ठीक है। और बाद में केआर पोर्टर फुलमैन ने, लेकिन देखना अगर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है तो केआर पोर्टर एंड फुलमैन हो जाएगा, क्योंकि नाम क्या दिया था गार्नियर ने, गार्नियर ने अर्गेस्टोप्लाज्म, ठीक है, गार्नियर ने अर्गेस्टोप्लाज्म दिया था, इसीलिए ईआर के डिस्कवरर कौन हो जाएंगे, केआर पोर्टर और फुलमैन, पोर्टर एंड फुलमैन। बस इतना सब याद रखोगे तो सिलेक्शन नजदीक होता चला जाएगा। अब इसके आगे, अच्छा कहां-कहां नहीं पाया जाता है, देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नॉट फाउंड इन, कहां नहीं पाया जाएगा, नॉट फाउंड इन इंटरनल, आरबीसी में नहीं पाया जाएगा, आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। तो आरबीसी में भैया कुछ भी नहीं पाया जाता, आरबीसी केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोल है, कोई सेल ऑर्गेनिज्म पानी से उगल देता है बाहर, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। आरबीसी में नहीं पाया जाता, एम्ब्रियो में नहीं पाया जाता, एम्ब्रियो की सेल्स में नहीं पाया जाता, एम्ब्रियो की सेल्स में नहीं पाया, क्यों एम्ब्रियो की सेल्स में नहीं पाया जाता, प्रोटीन देने की जरूरत नहीं है, एम्ब्रियो में सब पहले से ही बना के उसकी मां ने भर दिया है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहले प्रिपेयर होकर भरा रहता है, इसलिए आवश्यकता नहीं होती है। हो गया, अब आगे चलें, अब आगे तो एम्ब्रियो में नहीं पाया जाएगा तो एग में भी तो नहीं पाया जाएगा, एग में पहले एग में नहीं पाया, फिर एम्ब्रियो में भी नहीं पाया जाएगा, आगे एग ही तो डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। अगला स्ट्रक्चर, कुछ मॉडिफिकेशन देख लो, कितने प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होगा शिवानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो देखो चलो होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर था ना, नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऐसा है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ऐसा है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे राइबोसोम जुड़े होते हैं, उस पे राइबोसोम क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो आप हमसे कुछ कह रही है, कुछ कह रही हो क्या, चलो। आप लोग सोच रहे हो कि अटैच लिखा हुआ लेकिन फिर भी गैप है, अटैच लिखे फिर भी गैप क्यों है, अब गौर करो, मैंने अटैचमेंट अटैच लिखा है तो गैप क्यों है, सुनो, गैप इसीलिए है कि यह अटैचमेंट बताना है किससे होता है, किसके द्वारा ये अटैचमेंट होता है, ये जानना चाहिए। देखो विद्यार्थी, ये अटैचमेंट होगा दो प्रोटीन से, इसमें दो प्रोटीन लगे रहते हैं, राइबोफ्लोरिन 1 और राइबोफ्लोरिन 2। ये क्या है, बेसिकली ये राइबोसोम, क्या है ये, राइबोसोम, राइबोसोम, when ribosome attached to the endoplasmic reticulum surface it is known as rough endoplasmic reticulum। लेकिन अटैच किससे होगा, राइबोसोम अटैच होगा एक प्रोटीन से, जो दो प्रोटीन है बल्कि,
राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। ठीक है अर्थियों, विद्यार्थियों, चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि कौन सा सब यूनिट जुड़ता है, कौन सा सब यूनिट जुड़ता है भाई, कौन सा सब यूनिट जुड़ेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? लार्ज सब यूनिट। कौन सा सब यूनिट जुड़ेगा? जनरली जुड़ता है लार्ज सब यूनिट। क्या? राइबोसोम में सब यूनिट नहीं होती? राइबोसोम अपनी किस सब यूनिट से जुड़ता है? फिर से सुनो, राइबोसोम सब यूनिट होगा ना, 60s 40s 50s, तो वो कौन सी सब यूनिट से जुड़ेगा? तो अपनी लार्ज सब यूनिट से जुड़ेगा। ये बहुत डिटेल जा रहा है, बहुत गहराई में जाके बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा है कभी, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मान लो भविष्य में आ गया तो समझ में आ रहा हो ना, आप पकड़ पाए बात को मैं क्या कह रहा ना? क्या रिपीट कर दें गुड़िया, बताओ। देखो यार, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ये अपनी राम गाथा फिर से बता रहा हूँ। ईआर गाथा, ईआर गाथा में ये हुआ कि जो रफ दो प्रकार की हो सकती है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की, रफ हो सकती है और स्मूथ हो सकती है। अगर हम रफ की बात करेंगे तो रफ क्यों होती है रफ? क्योंकि उसके ऊपर जुड़ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम किससे जुड़ेगा? राइबोसोम जुड़ेगा राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 से। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब कोई पूछे कि राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट जुड़ेगी, तो जनरली लार्ज सब यूनिट जुड़ती है, स्मॉल भी जुड़ सकती है, ऐसा नहीं कि जुड़ेगी नहीं, स्मॉल भी जुड़ सकती है, लेकिन जनरली कौन से जुड़ती है? लार्ज सब यूनिट जुड़ती है। राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट जुड़ती है। अब आप लोग कहोगे लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट कौन सी है, इसके बारे में चर्चा जब राइबोसोम पढ़ाएंगे तो कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसके काम चलाइए। ठीक, अब नोट कर लीजिए, जैसे किया जाए नोट, कुछ लिख लो। क्वेश्चन 200 वर्ड में पूछेगा तो क्या लिखोगे? ठीक है, या केवल समझा दिया करें, आप लोग नोट्स खुद बना लिया करेंगे क्या? थोड़ा फास्ट हो जाएगा, चलो ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे बोरियत तो नहीं लग रही कि कहाँ फंस गए? क्योंकि हमारी क्लास में बोर नहीं लोग। ठीक है, और सो भी नहीं सकते, पूछता हूँ बीच बीच में। ठीक है, अब मेरे पास एक मशीन है जो ऑनलाइन घुस के घुसा मार देती है बच्चों को, अगर आपने तो मैं ले आऊंगा उसको। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो चलो ये देख लो, नोट करो इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, अरे रफ यार, is formed by the attachment of ribosome over their surface, over over the over the surface of endoplasmic reticulum. This attachment is possible with the help of two proteins, riboporin 1 and riboporin 2. Riboporin 1 and riboporin 2. Ribosome is jointed with ER by their large subunit. By their large subunit. ऐसे लिखो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स large subunit
large subunit attached to the endoplasmic reticulum. Attached to the endoplasmic reticulum. Okay, attached to the endoplasmic reticulum. अब आओ इसकी कुछ चर्चा करें। पहले लिख लो, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। चलो इधर लिख लो, they are smoother in surface, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे? स्मूथ होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है कि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथर होंगे, क्या होंगे? स्मूथर होंगे। स्मूथर इन सरफेस, और क्या खास बात होगी स्मूथर इन सरफेस के साथ साथ? कहां पाए जाएंगे? दे आर एब्सेंट या दे आर नॉट फाउंड इन द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। कोई जरूरत नहीं ना वहां पे उनको, वहां पे क्या है, उनको जरूरत नहीं है। दे आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। synthesizing cells, किन सेल्स में नहीं पाए जाएंगे? जहां प्रोटीन है। फिर कहां पाए जाएंगे? उन सेल्स में पाए जाएंगे जहां पे फास्फोलिपिड या लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो, स्टेरॉइड्स का निर्माण हो रहा हो। फाउंड इन those cells where lipid and sterols are formed। 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 ओके बच्चों, आगे चलें। अब कुछ फंक्शंस के बारे में चर्चा करें। क्या फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं? सब लोग बिजी हैं ना? चलें आगे। चलो चलते हैं। फंक्शन आ गया। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस भाई आर्यर द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा, मॉलिक्यूल्स को सेल टू सेल मूवमेंट के लिए भी रिस्पांसिबल होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पांसिबल होते हैं मटेरियल्स के। दे आर आल्सो responsible for the
सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, ठीक। और फिर किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं भाई? लिपिड वगैरह जहां बनता है वहां के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण भी किया जाता है। पहले तो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल तो लिख लो, स्मूथ हो रहा, ठीक है। they are also helpful in the synthesis of lipid, cholesterol, steroids. And steroids. They are also helpful in the synthesis of lipid, cholesterol and steroids. Helpful in the synthesis of lipid, cholesterol and steroids. अच्छा, और क्या काम कर सकता है भाई? बड़ा सुंदर काम एक और करेगा, ये और एक काम करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस भी कराएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यही कराएंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यही कराएंगे। हो गया। अच्छा, एक चीज सुनो, यहाँ पे लिखा है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो भाई इसकी, मान लो इसकी वेसिकल में कोई चीज आ गया, बाहर कैसे निकलेगा? ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला हम ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं, वो है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलें आगे, नोट कर लिया सभी विद्यार्थियों ने? यदुराज, अच्छा, अब युवराज तुम शुरुआत में कुछ कह रहे थे, अभी स्पीकर ठीक काम कर रहा है, तो आप बताओ क्या कह रहे थे? हाँ, गुड इवनिंग, अक्सर गुड इवनिंग ही होता है, आज मैंने गुड इवनिंग ही बोल दिया था। मेरी प्रैक्टिस होगी, एक्चुअली क्या है ना कि गुड इवनिंग में ही क्लासेस होती है जनरली, निकल गया, मॉर्निंग में होगी क्लास। वैसे you guys feel much more energetic in this class because of the morning time, है ना? ऐसा तो नहीं कि कोई आप लोग पूरी उड़ी खा के सो रहे हो? ठीक है, आइए, चलो गाली बैठ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? या गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बॉडी वाली क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कई चीजों से मिलकर बना होता है, कई चीजों से मिलकर बना होता है। आइए इसके बारे में करके चर्चा करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को जान के बहुत मजा आने वाला है। चलिए, सर्वप्रथम इसे किसने देखा था? तो सेंट जॉर्ज ने देखा था, सेंट जॉर्ज ने देखा था फर्स्ट टाइम। सेंट जॉर्ज, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय सेंट जॉर्ज, संत जॉर्ज ने देखा था इसे, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? लगभग ये पाई जाती है सभी में, आरबीसी को छोड़ के, आरबीसी को छोड़ के लगभग सभी सेल्स में ये पाई जाती है। फाउंड इन almost every cells, almost each cell except RBC, except RBC, समझ गए ना? एक्सेप्ट आरबीसी छोड़ के लगभग सभी में ये पाई जाती है। अच्छा विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा काम, नाम गाल्जी पड़ा क्यों? तो कैमिलो गाल्जी ने इसमें बहुत काम किया, इनके काम करने की वजह से इसका नाम दे दिया गाल्जी कॉम्प्लेक्स। और जानते हो इसको इन्होंने किस पे काम किया? कैमिलो गाल्जी ने
ये बिल्ली की न्यूरॉन्स पर निकाला, बिल्ली के न्यूरॉन की सेल से कैमिलो गाल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया, कैमिलो गाल्जी ने ऑब्जर्व किया था। मेजर वर्क डन बाय कैमिलो गाल्जी, over which the name Golgi complex given. Complex given. He observed this reticular structure. This reticular का मतलब Golgi body की बात करते हैं, reticular structure है ये. This reticular flattened structure in cat's neuron या cat's nervous system. Cat neuron cells, cat's nervous system. कैट की नर्वस सेल्स में इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, नोट करते जाइए आपको साथ साथ। देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर शब्द आ रहा है जनरली साथियों, गोल्जी बॉडी अगर टर्म आ रहा है, इसका मतलब कि बात हो रही है एनिमल के बारे में, क्योंकि इनवर्टिब्रेट और प्लांट में ये अनरिलेटेड और स्कैटर्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, जिसको पर्सिंटो ने डिक्टियोसोम नाम दिया। तो कई बार आप लोग देखते होंगे डिक्टियोसोम भी इसे कहा जाता है और कई बार इसे कहा जाता है गोल्जी बॉडी। अगर गोल्जी बॉडी आ रहा है तो आप लोग आंख बंद करके समझना कि बात किसकी होने जा रही है, एनिमल की। अगर डिक्टियोसोम कर है तो आप लोग समझ लेना कि या तो वो इनवर्टिब्रेट होगा या तो हम आगे चल के प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों प्लांट में इसको डिक्टियोसोम कहा गया? क्योंकि वहां पर ये बिखरे हुए स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, उतना ज्यादा आइकॉनिक नहीं दिखते हैं जितना कि वह एनिमल में दिखाई देते हैं। मेरी बात सबको समझ में आई? प्राची, निधि, शिवानी, चलिए समझ में आई? कब कहा जाएगा? प्लांट के केस में क्या कहा जाएगा? डिक्टियोसोम। एनिमल के केस में क्या कहा जाएगा? गोल्जी बॉडी। ठीक, प्लांट के केस में से डिक्टियोसोम किसने कहा था? परसेंटो ने कहा था, परसेंटो ने कहा था। इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, in case of invertebrates, हालांकि आजकल तो क्या है कि सबको गोल्जी बॉडी ही कह देते हैं। आप लोग इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़े होंगे आप लोग भी, क्यों अपनी जनरली किताबें तो गोल्जी बॉडी लिख के आगे बढ़ जाते हैं, है ना ऐसा? अरे बोलो, लेकिन नहीं, जो सही टर्म है वो जान लो। कहने वाले तो कुछ भी बोल ही जा रहे हैं, उसको बोलने को तो रोक नहीं सकते। हम लोगों को तो पता होना चाहिए कब हम इनवर्टिब्रेट बोलेंगे, कब कब हम उसे गोल्जी बॉडी बोलेंगे, कब हम उसे क्या बोलेंगे जी, तो हम ही भूल गए, उसे क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। सिंटो ने कहा था, पर सिंटो ने कहा था इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स these flattened structures these flattened structures are not very conspicuous, are not very prominent, and called as diffusum. By Percinto. By
परसेंटो ने उसे डिक्यूसोम कह दिया। ठीक है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में लिपिड बहुत पाया जाता है, तो इसीलिए इसको कई बार लिपिडोन्ड्रिया भी कहा जाता है। लिपिडो या लिपिडो लाइपोकॉन्ड्रिया, लिपिडोन्ड्रिया या लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द presence of lipid, it is also known as lipochondria. Also called as lipochondria. ठीक है, बेकर ने इसे कहा था, बाय बेकर। बाय बेकर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज। एक बार क्वेश्चन आया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को किससे किया जा सकता है, वो डाई किससे किया जाता है, स्टेन किससे किया जाता है, सुडान ब्लैक से, सुडान ब्लैक से। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को किससे किया जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को किससे डाई किया जा सकता है, जेनस ग्रीन से, जेनस ग्रीन से। दोनों नोट करा देना, याद कर लेना। Golgi bodies can be stained by Sudan black, while mitochondria is stained by Janus green. Stained by Janus green. ठीक है, हो गया, आगे चलें। हो गया, ठीक है। अब देखो, इसके आगे सूडान ब्लैक से किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको स्टार लगा देना, कई बार पूछा है, स्टार लगा देना। इसकी जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी किया था, इसे किया था डाल्टन एवं फिलिप्स ने, डाल्टन एंड फिलिप्स। अगला पॉइंट, डाल्टन एंड फिलिप्स। डाल्टन एंड फिलिप्स studied Golgi body. Dalton and Phillips studied Golgi body या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपली स्टडी Golgi body। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी किसने किया था, डाल्टन एंड फिलिप्स ने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपली
स्टडी क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार लग रहा है बच्चों, इसका मतलब वो क्वेश्चन आए हुए हैं। बी सीरियस अबाउट दिस, उसे जरूर दोहराएं। आगे तो क्या देखा भाई उन्होंने, he explain them, yeah they explain the structure of Golgi body। देखो उन्होंने बेसिकली क्या बताया कि जो Golgi बॉडी है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, इसमें पोलैरिटी पाई जाती है। पोलैरिटी मतलब से कुछ सरफेस क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, कुछ सरफेस क्या होता है घुमा रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। ऐसे स्ट्रक्चर दिखाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाएगा। फिर इसमें वेसिकल्स भी पाए जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे वेसिकल्स भी पाए जाएंगे, और लार्ज साइज के वैक्यूल्स भी पाए जाएंगे। वेसिकल्स और लार्ज साइज के वैक्यूल्स भी पाए जाएंगे। वेसिकल छोटे छोटे होंगे, वैक्यूल क्या होगा बड़ा होगा। यही वेसिकल्स जाके आगे फ्यूज करके वैक्यूल बनाते हैं। ये क्या है, इसे सिस्टर्नी होती है, इसे क्या बोलेंगे सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। ये भी क्या है सिस्टर्नी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है वो ट्रांस है, स्ट्रक्चर क्या है ट्रांस सिस्टर्नी, ट्रांस। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है उसे सिस सिस्टर्नी है, सिस। अच्छा ये क्या है, ये वेसिकल्स, ये क्या है ये वैक्यूल्स हैं। बनाए लो फिगर, तब तक हम पानी पी। चले शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करेंगे, हो गया सभी लोगों का। चलो आगे। According to them, Golgi कॉम्प्लेक्स या Golgi बॉडी है मेन पार्ट्स। उन्होंने कहा कि तीन पार्ट में बटा हुआ है, तीन पार्ट में बटा हुआ है। कौन सा, एक तो सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल और तीसरा वैक्यूल। सिस्टर्नी वेसिकल है, वैक्यूल की बात करता है।
ठीक है। अच्छा, अगर कोई यह पूछे कि भाई सिस्टर्नी का क्या काम है, सिस्टर्नी का क्या काम है, तो सिस्टर्नी का काम क्या है भाई, सबका काम क्या ही है, इन सबका काम, पूरी गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ग्लाइकोसाइलेशन। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ग्लाइकोसाइलेशन। यही फिर फंक्शन लिखो, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज ग्लाइकोसाइलेशन। क्या है ग्लाइकोसाइलेशन, क्या है ग्लाइकोसाइलेशन? विद्यार्थियों, ग्लाइकोसाइलेशन कुछ भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट को लिपिड या प्रोटीन से अटैच करने की प्रोसेस को ही कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू लिपिड एंड प्रोटीन इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है, आई लिख लीजिए इसको, नॉर्मल है तो लिख लो। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट, लिंकिंग करना ज्यादा अच्छा समझेगा। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग of carbohydrate lipid or protein is called as glycosylation. Is called as glycosylation. क्यों, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना, और सुनाई भी क्लियर दे रहा है ना आवाज? ओके। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो सिस्टर्नी होती है बच्चों, ये जो ट्रांस वाली है किधर की तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, और सिस वाली किधर है, न्यूक्लियस की तरफ है। सिस तो एक जगह, या ऐसे करो कि उसका एक हिस्सा क्या होता है सिस्टर्नी का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड हो जाता है, और दूसरा हिस्सा किसकी साइड हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साइड हो जाता है। इसके साथ साथ सिस्टर्नी जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा होता है और लाइसोसोम से भी जुड़ा होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। GERL कॉम्प्लेक्स बनाता है, GERL कॉम्प्लेक्स बनता है। नोट करिए, गोल्जी बॉडी, पहले ऐसे करो, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी इज jointed, associated with सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। as a result क्या बना, GERL कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, सोचो कितनी गहराई से क्वेश्चन आ गया। GERL कॉम्प्लेक्स, GERL कॉम्प्लेक्स फॉर नोट हो जाए तो आगे चलें। देखो एक बात है, जहां जहां पर गोल्जी बॉडी होगी सेल में, वहां वहां पर राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाएंगे। क्या बात है, मतलब जलवा है इसका। सोचो कि राजा की तरह जहां है कोशिका में, वहां पर और कोई पाए नहीं। जोन ऑफ आइसोलेशन बन जाता है कोशिका, सेल में जोन ऑफ आइसोलेशन बना देता है। जस्ट लाइक किंग आ गए तो आसपास सब खाली करो रास्ता, ठीक है। मेरी बात समझ पे, जिस भावना से मैं बताऊं वो समझ पा रहे हो आप लोग, जोन ऑफ आइसोलेशन बना देगा। जहां जहां पर गोल्जी बॉडी पाई जाएगी, कुछ पर्टिकुलर छोटे से एरिया में राइबोसोम आ ही नहीं सकते, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी जगह भाग जाएंगे, कोई वहां नहीं आएगा, एक खाली जोन बन जाता है, उसको जोन ऑफ आइसोलेशन कहते हैं, जोन ऑफ आइसोलेशन कहते हैं। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्मॉल एरिया, द small area where Golgi body present, Golgi body
present inside the cell. Well, no other cell organelles like ribosome and mitochondria found. No other cell organelles like ribosome and mitochondria found. As a result, an empty zone develop around the Golgi body. Around the Golgi body, ठीक है? Around the Golgi. Popularly called as इतनी प्यारी बात है। मतलब मैं जब पढ़ता हूँ ना तो मुझे भी ना कितना मजा आता है कि वाह क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, इनका अलग ही जलवा चल रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ विद्यार्थियों बस 1 मिनट वेट करिएगा, हम 1 मिनट में आ रहे हैं, आप लोग नोट करिए। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो इसके फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। पॉपुलरली नोन एज जो ना, आइए फंक्शंस के बारे में चर्चा करें। फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ये क्या है फंक्शन? पहला काम ग्लाइकोसाइलेशन बताया हमने। एक और काम है लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम डन बाय गोल्गी बॉडी। ये पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, पहला ही पॉइंट आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अच्छा, आप लोगों ने स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर देखा हो, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर मिलता है 12th लेवल में देखा होगा, या ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया था क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म? आप लोगों के सिलेबस में है होगा, हमारे यहाँ मैमल्स में तो है। क्यों ग्रेजुएशन या पोस्ट बॉटनी वाले होंगे तो नहीं होगा, लेकिन जूलॉजी वालों को तो होगा। ठीक है, देखो क्या होता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखता है ना स्पर्म का,
ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। ये जो बेटा ऊपर वाला एरिया है इसी को कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, इसी पे बहुत सारे लाइसोसोम जुड़े हुए थे, बहुत सारे लाइसोसोम जुड़े होते हैं। तो ये जो एक्रोसोम बनता है इसी को लाइसोसोम, ये जाकर के फ्यूज करता है ओवम से, और ओवम की बाहर के लेयर को जो ना पेलोसिडा को क्या करता है, गला देगा, जो ना पेलोसिडा को डिसॉल्व कर देगा। तो इसका काम क्या है, ये कौन बनाता है, ये बनाता है गोल्जी बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एक्रोसोम डन बाय गोल्जी बॉडी। प्राची आपको एमएससी जूलॉजी है ना? प्राची, अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री, बॉटनी से बाहर ज्ञानी, बहुत बढ़िया। आज तो कुछ कुछ पूछा जाएगा तो सर हम लोग तो केमिस्ट्री हो गए, केमिस्ट्री कुछ पूछा सर तो जूलॉजी थे। शिवानी आप बोलना था, याद आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एक्रोसोम, बस इतना ही लिखो, डन डन, बस लिख दो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एक्रोसोम किसके द्वारा होता है भाई, गोल्जी बॉडी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक्सोसाइटोसिस से ये क्या कराएगा, ये वैक्यूल्स इसके बार-बार जुड़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, वैक्यूल्स यहां देखो, ये जो छोटे-छोटे वेसिकल्स हैं आपस में जुड़ के वैक्यूल बनाते हैं, छोटे-छोटे वेसिकल्स आपस में जुड़ के वैक्यूल बनाते हैं। वैक्यूल से दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला, वैक्यूल क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन काम करता है, दूसरा क्या है, उसकी जो लेयर है, उसकी जो सतह है, जो मेम्ब्रेन है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जा जाके बार-बार फ्यूज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ बढ़ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ बढ़ जाती है। नोट कर लीजिए, ये लिखिए कि एक्सोसाइटोसिस increase the length of plasma membrane by the vacuolar fusion या fusion, हाँ ठीक है, in the existing plasma membrane, in the existing plasma membrane, existing plasma membrane जाके चिपक जाएगा, इससे क्या होगा, फूक जाएगा, तो ऐसे फैलता चला जाएगा, क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलता चला जाएगा। ऐसे देखिए, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना विद्यार्थी, तो यहाँ से आगे ये जाके फ्यूज होगा, ये जाके फ्यूज होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, ये देखो, ये थोड़ा सा फैल जाएगा, फ्यूज होगा, क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये लेंथ बढ़ गई ना, ये क्या हो गई, लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ जाएगी, वेसिकुलर फ्यूजन से ये बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। हो गया, आगे चलें। ईआर का फंक्शन क्या था, ईआर का क्या क्या फंक्शन था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कोलेस्ट्रॉल और स्टार्च, याद ना इसलिए, ठीक, आगे अब हेडिंग डालिए लाइसोसोम। अब चूंकि लाइसोसोम बनाया जाता है गोल्जी बॉडी को, तो हेडिंग डाल दो लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, किसने खोजा था, डी डुवे ने, डी ये डुबोने वाली सेल को, डुबोने वाली सेल को खोजा था, चीज को खोजा था डी डुवे साहब ने, नाम में भी डूबे बेचारे, बड़े अच्छे आदमी थे, ऐसा लग रहा है हमारे साथ उठते बैठते हो। लाइसोसोम was discovered by Dr. D. Dubé. डुबे नहीं है भैया, डुबे है, डी डुबे,
इन द लीवर सेल्स ऑफ माइस, इसमें खोजा था इन दी, जनरली आप लोगों को देखने को नहीं मिलता ये टॉपिक कि हाँ खोजा, तो ये सब नहीं बताते हैं लोग। इन द लीवर सेल्स ऑफ माइस, इन द लीवर सेल्स ऑफ माइस, मतलब हाथी के लीवर में खोजा था ना। हाँ मैं इसकी जगह आ रहा था कि मुझे लगा कि ऐसे 12 बजने जा रहे हैं, कहीं पूरी उड़ी खा लिया हो गलत बोल के जगाते रहेंगे। ठीक है, आइए आगे। लाइसोसोम की डिस्कवरी किया था डी ड्यूवे ने इन द लीवर सेल ऑफ माइस। आगे अब इसके बाद, और इसका नाम क्या दिया इन्होंने, पैरा कैनालिकुलर बॉडीज कहा दिया था। he gave the name he gave the name पैरा कैनालिकुलर, पैरा कैनालिकुलर बॉडीज, पैरा बॉडीज। सबसे पहली बार इन्होंने खोजा माइस में, उसका नाम दे दिया पैरा कैनालिकुलर बॉडीज, पैरा कैनालिकुलर बॉडीज नाम दिया। फिर बाद में जब इनको थोड़ा और रिसर्च किया इस पे, तब बाद में इसका नाम दिया लाइसोसोम। नाम लाइसोसोम भी इन्होंने नहीं दिया था, डी डुबे नहीं दिया था, लेकिन पहली बार पैरा कैनालिकुलर बॉडीज नाम दिया था। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मोर रिसर्च, he changed the name to lysosome, to lysosome। अब लाइसो ग्रीक वर्ड है, लाइसिस का मतलब लिसिस मतलब तोड़ देना, डाइजेस्ट कर देना, बॉडी सम का मतलब होता है बॉडी, ग्रीक वर्ड है भैया, नोट भी करिए ना, ग्रीक वर्ड है। लाइसो का मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट कर देना, डाइजेस्टिव हो कुछ, और बॉडी सम का मतलब होता है बॉडी। इसे एक बार ऐसे लिख देना। कई बार क्या होता है, नोट्स परिपूर्ण होना चाहिए, सबका कंप्लीट होना चाहिए हर तरह से। ये चीजें अगर दिमाग में आ गई तो आप लोग नोट्स में लिख दोगे एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे। अब इसके बाद मामला क्या है भैया, ये क्या है, केवल जो ये कहाँ पाया जाता है, ये क्या प्रोकैरियोट में पाया जाता है, नहीं, ये प्रोकैरियोट में पाया ही नहीं जाता, प्रोकैरियोट में पाया ही नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाएगा, वो भी आरबीसी में नहीं पाया जाएगा, आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। तो इट इज एब्सेंट इन, ऐसे ना करो, थोड़ा अच्छा लिखोगे, लाइसोसोम एब्सेंट इन, लाइसोसोम एब्सेंट इन, कितने एब्सेंट होगा, लाइसोसोम एब्सेंट इन आरबीसी, बाकी सब में पाया जाएगा, बाकी सब में ये पाया जाए, बाकी में एब्सेंट नहीं होता है। लगभग इसमें क्या पाए जाते हैं, 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इट हैज approximately 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, स्ट्रक्चर है बेटा, इसके अंदर 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये सोचो कि इसमें इतने सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जा रहे हैं, इसका पीएच तो बहुत कम होगा, पीएच 5 होता है, लगभग 5 होता है, पीएच इसका अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, पीएच लगभग 5, एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा। चलो अब देखो लाइसोसोम के टाइप कितने हो सकते हैं, कभी भी इसको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन है ही बड़ा मजेदार। प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह करके 4 प्रकार के हो सकते हैं, आप यहां तक लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया, चलो। तो टाइप्स, अगर हम लाइसोसोम की टाइप की बात करें, पहला तो प्राइमरी, ऐसे खींच लेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे, और दो डायरेक्ट बना लो। ये नहीं होगा,
ऐसा है, इसको हो जाएगा रेड कलर तो कहते हैं क्या होगा, कितने प्रकार का हो सकता है लाइसोसोम? तो जो सिर्फ पहला आएगा बेटा प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, दूसरा आएगा सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा क्या होगा? तो किसी ने कह दिया कि सर टर्शियरी हो जाएगा, नहीं भैया, इसका हो जाएगा रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल माइक्रोज, रेसिड्यूअल लाइसोसोम। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा ऑटो लाइसोसोमल बॉडी, ऑटो लाइसोसोम या ऑटो लाइसोसोमल बॉडी। बच्चों जैसे ही लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बन के निकलता है उसको कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स, स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स formed by Golgi body, small globular structure formed by Golgi body, ठीक है, in the form of vesicles, in the form of vesicles, in the form of vesicles। अब सेकेंडरी लाइसोसोम पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस जानना होगा, पहले ये नोट करो। देखो मान लो कि आप हैं, ठीक, एक सेल है, मान लो इस सेल के पास एक ठोस खाना आ गया, ठोस का मतलब सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फूड है, हाँ सॉलिड फूड आ जाएगा तो फैगोसाइटोसिस। लेकिन रुक जाओ, कहानी के मजेदार चलने दो, पहला स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ जाके ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ जाके क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, इसमें इन्वेजिनेशन हो जाएगा, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? यहाँ पे ये कलर दिखाई दे रहा है ना शिवानी, बाकी निधि, प्राची, यदु? देखो ये क्या होगा, इमेजिनेशन, ये हो गया ना, ऐसा हो जाएगा। सॉलिड फूड को अपटेक कर ले, इनटेक करने को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर इसकी जगह पे लिक्विड होता है तो उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। लेकिन क्या क्या चीजें दिखेंगी अगर यहाँ इस प्रोसेस पे आएंगे, इनटेक ऑफ, इसको कहाँ बनाएंगे, यहाँ मत बनाइएगा आप लोग कहाँ बनाइएगा, इसको एक अलग पेज भी बनाइएगा, इसको एक अलग पेज भी बनाइएगा, इसको लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा नोट्स में, ठीक है, इसको एक अलग पेज पलट लो और ये फिगर बना लो। इनटेक ऑफ solid food is called as phagocytosis, ठीक है युवराज? अब देखो बेटा, और अगर लिक्विड फूड रहता तो, अगर ये लिक्विड फूड रहता तो ये लिक्विड, intake of नाम चेंज हो जाएगा। देखो
लेकिन एक लेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पाई जाएगी यहाँ पे, एक लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पर पाई जाएगी, देखो है ना, फूड तो है ये अंदर आ गया। अब ये अंदर आ गया तो इसे डाइजेस्ट भी तो करना होगा, इसे क्या करना होगा, डाइजेस्ट भी करना होगा। अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है हमारा लाइसोसोम, ये है हमारा लाइसोसोम, ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम बच्चों, ये जो ग्रीन कलर से दिखा है, इसे या तो आप फैगोसोम बोल सकते हो, फैगोसोम बोल सकते हो, या आप इसे पिनोसोम बोलते हो। इन तीनों को लाके इंडोसोम कहा जाता है। ये क्या है, अंत में जाकर ये क्या है, दोनों मिलकर के क्या है, मतलब एक तरह से अगर काम कलेक्टिवली कहा जाए तो ये इंडोसोम बना। क्या बना, ये इंडोसोम बना। ये फैगोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम या पिनोसोम आपस में जब फ्यूज करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा, तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ओके, कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो ये फ्यूज होगा तो ये बाहर आ गया, इसके अंदर ये ग्रीन कलर वाला आ गया, इसके अंदर ये फूड आ गया। अब जाके इसे कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। कहानी सुनो, कुछ नहीं, अगर कोई फूड इंटेक किया गया, चाहे वो पिनोसोम के थ्रू लिया गया हो या लाइसोसोम के थ्रू लिया गया हो, अगर कोई फूड इंटेक किया गया है सेल के द्वारा, तो सेल को उसे डाइजेस्ट करना होगा। अगर सेल कैसे डाइजेस्ट करेगी, लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट करेगी। उसने क्या किया कि अगर जब प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें एंजाइम भरे हुए हैं, 24 टाइप के हाइड्रोलिक एंजाइम भरे हुए हैं, अगर वह उससे फ्यूज कर जाती है, इंडोसोम से फ्यूज कर जाती है, तो उस फ्यूज करने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। Secondary lysosome is responsible for the digestion of food in the cell. Is responsible for the digestion of food in the cell. मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, जब डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, फिर क्या होगा, डाइजेस्ट होकर एक्सोसाइटोसिस द्वारा बाहर निकल जाएगा। एक्सोसाइटोसिस द्वारा फूड का मटेरियल जो न्यूक्लियस है बाहर निकल जाएगा साइटोप्लाज्म। अब उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो कहा जाएगा रेसिडुअल लाइसोसोम। वो बचेगा रेसिडुअल लाइसोसोम के बारे में। और फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर आ जाएगा ऑटोफेजिक या ऑटोलिटिक, जो खुद भी, अब मान लो सेल बूढ़ी हो गई, क्या होगा, सेल बूढ़ी हो गई, सेल को खुद ही खुद मर जाना चाहिए। अब कोई जाकर उसका गला तो नहीं दबाएगा, लाइसोसोम को पता चल जाता है कि अब सेल बूढ़ी हो गई, इसे मार देना चाहिए, तो खुद लाइसोसोम फट जाती है। जब ये शक्तिमान खुद फट जाएगा तो क्या, अंधेरा कायम हो जाएगा, सेल मर जाएगा, सेल मर जाएगा। कहानी समझ में आ गई। प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल और ऑटोसोमल बॉडीज या ऑटोलाइसोसोम समझ में आ गया, ऑटोलिसिस समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, यहीं से हम आगे लिखवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। अगर किसी विद्यार्थी को कुछ मुझसे पूछना हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है? निधि, प्राची, शिवानी, ऋतुराज,